हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज हम आप सब लोगों को ये बताने वाले हैं कि एग्जाम में कॉपी किस तरह से लिखनी है, आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और ये भी कि इतने कम टाइम में, यानी कि जो 25 नंबर का पेपर होता है, जैसे मैथ का, हिंदी का, साइंस का, ये पेपर आपके कितने घंटे के होते हैं। तो सिर्फ 1 घंटे का ये पेपर होता है, और जो 50 नंबर का पेपर होता है वो 2 घंटे में आपको करना रहता है। उसी टाइम में आपको जितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं उसको भी कंप्लीट करना होता है, और कॉपी सुंदर दिखे और साफ सुथरी राइटिंग भी होनी चाहिए। ये सब आप इतने कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जब कॉपी आपको मिलती है तो रोल नंबर लिखना होता है, सेंटर का नाम लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, ये सब आप लोगों को लिखना होता है, यानी कि कॉपी को भरना होता है। तो पेपर कौन सा है ये भी लिखना होता है, ये सभी फिर करना रहता है। पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से ये वर्क करना रहता है कि कोई भी गलती ना हो, कहीं पर कोई भी कटिंग ना हो, और जो भी जानकारी है, जो आपके एडमिट कार्ड में जानकारी होती है, सेम टू सेम वही होनी चाहिए, कहीं पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, राइटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, प्लस चीज़ों को सही सही से लिखना भी चाहिए और अच्छे ढंग से सुंदर सुंदर लिखना चाहिए। कहते नहीं है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, क्योंकि जब कोई कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले क्या देखता है, यही तो देखता है कि ये किस बच्चे की कॉपी है। तो सबसे पहले कॉपी खोलने से पहले ऊपर की कॉपी देखेगा, जहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, आपके स्कूल का नाम होगा यानी कॉलेज का नाम होगा, जहाँ पर आपकी डेट पड़ी होगी, आप कौन सा आपने पेपर दिया है, वो सब लिखा रहता है। तो सबसे पहले तो वही देखा जाता है ना। उसके बाद जब कॉपी खोली जाती है तब ये देखा जाता है, जब पहला पेज पलटा जाता है तब ये देखा जाता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है, कैसा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब पहला इंप्रेशन अच्छा होता है तो जो कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, उनके माइंड में एक चीज आ जाती है कि इस बच्चे ने अच्छा वर्क किया होगा, क्योंकि इसकी साफ सुथरी राइटिंग भी है, प्लस इसने जितनी भी जानकारी है वो सारी सही सही लिखी है, बिना कटिंग के लिखे। इसका मतलब ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो देखिए, दूसरे स्टेप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि जैसे ही जब कॉपी खोली जाती है तो उसमें देखा जाता है कि जब क्वेश्चन लिखे होते हैं तो आप लोगों के सबसे पहले बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस लिखने रहते हैं, है ना। तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, इसमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, समझ लीजिए। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन जो हैं आपके, ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इनको कहते हैं। तो इस तरह के, तो आप इस तरह से आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, ब्लैक स्केच से। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए उत्तर संख्या 1 लिखेंगे, और उसमें जो भी आपका आंसर राइट हो वो आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे द ऑप्शन राइट था, तो यहाँ पे द ऑप्शन हमने लिखा, और उसके बाद यहाँ पे बाज आंसर सही था, तो इसलिए हमने यहाँ पे बाज लिखा, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं उत्तर संख्या 2। उसके बाद ये लिख लेते हैं उत्तर संख्या 2, और इसमें जो आंसर राइट है वो आपका बा ऑप्शन राइट है, तो आपने बा इस तरह से लिखा, और उसके बाद इसमें जो सही है यानी कि आर्सेनिक सही है,
तो आपको आर्सेनिक लिखना रहेगा। उसके बाद आप इसी तरह से वर्क करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि सभी को हर चीज नहीं आती है, कोई कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन क्या होता है, एक दो चीजें ऐसी होती जो नहीं आती हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं बहुत कमजोर पढ़ाई में हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बहुत ज्यादा माइंडेड होते हैं वो भी जब उनको पेपर मिलता है तो उसमें उनको भी कंफ्यूजन होती है। तो जब वो कंफ्यूजन होती है तब क्या करना चाहिए, तो जब कंफ्यूजन होती है तो वहां पे जैसे आपके 5 बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपका 1 घंटे का पेपर है, साइंस का पेपर, यहाँ पे मैंने साइंस के पेपर को हल किया है और आपके सामने लेकर आई हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे 5 बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको 3 बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं और आप इस तरह से कि उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 2, उत्तर संख्या 3, उत्तर संख्या 4 और उत्तर संख्या 5 आपको डाल लेना है, ठीक है। अब उसमें देखिए आपको पहला आंसर आता है, दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है, और ये जो चौथे नंबर का है ये भी आंसर नहीं आता है, और 5वें नंबर का आंसर आता है। यानी कि जो आपका 3 और 4 नंबर का आंसर हो जाता है वो आपको नहीं आता है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप वहीं पे अटके रहेंगे, टाइम बहुत कम है, आप सोचेंगे किसी तरीके से हम इसको लिख लें या किसी से पूछ के, तो देखिए ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है। अगर आप इधर उधर नजरें लगाएंगे और ये सोचेंगे कि हमको कहीं से मिल जाए, तो इस पे आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। आपको वो 2 क्वेश्चन नहीं आते, उनके चक्कर में आप अपना पूरा पेपर तो नहीं खराब करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए बहुविकल्पीय टाइप 5 क्वेश्चन थे, उसमें आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बारी आ जाती है लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की। तो इसमें देखिए उत्तर संख्या 6 से उत्तर संख्या 11 तक आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, जैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद आप लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। इसी तरह से आपको क्या करना है, अति लघु उत्तरीय टाइप जो क्वेश्चंस लिखने हैं तो पहले हेडिंग डालनी है आप लोगों को, ठीक है ना। हेडिंग डालने के बाद आपको उत्तर संख्या 6 ये लिखना है, और इसमें आपको आता है, जैसे कि इसमें क्या पूछा गया है, एड्स के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए एड्स रोग HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी यानी वायरस, आप सिंड्रोम भी कह सकते हैं, वायरस द्वारा होता है। अब अगर क्वेश्चन आपका इतना ही है कि आप फुल फॉर्म लिख दें, तो आपने फुल फॉर्म लिख दी, आपका आंसर राइट है, क्योंकि 1 ही नंबर का है। ऐसा तो नहीं आप बहुत लेंथी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का तो ये होता ही नहीं है, ये तो 1 ही नंबर का होता है। लेकिन अगर आपको चीजें आ रही हैं, जैसे थोड़ा सा इसका डिटेल में पूछा है या इसके बारे में और भी जानकारी दीजिए, इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना चाहिए, तो इस सूरत में आपको थोड़ा सा और लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म लिख दी, और उसके बाद देखिए इस रोग का विषाणु शरीर में रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यहाँ पे ये हो जाता है। उसके बाद आपका उत्तर संख्या 7। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं। अब देखिए ये आंसर आपका जो 6 नंबर का आंसर है और 7 नंबर का, इसमें हेडिंग में फर्क है। हमने यहाँ पे फर्क किया है, क्यों, क्योंकि समझाने के लिए आप लोगों को। अब बताएं, आपको देखने में ये आंसर यहाँ पे ये जो हेडिंग पड़ी है उत्तर संख्या 6 और उसके बाद हमने आंसर लिख दिया, ये अच्छा लग रहा है, या देखने में देखिए उत्तर संख्या 7 फिर उसके बाद प्राथमिक उपचार, क्योंकि प्राथमिक उपचार के बारे में पूछा गया है, यहाँ पे हेडिंग डाली है, तो ये अच्छा लग रहा है। भाई हमें तो ये अच्छा लग रहा है कि जहां पे लिखा है प्राथमिक उपचार हेडिंग डली है, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही करना है। आपको क्या करना है, देखिए आंसर ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन जितने अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर बढ़ा के ही मिल जाते हैं, क्योंकि मैं अभी भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि हेडिंग ही देख के कि हाँ इस बच्चे को कुछ आता है, इसने अपने आप से वर्क किया है ना।
तो इस तरह से ना लिखकर आप इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि उत्तर संख्या 7 में लिखिए, पहले आप उत्तर संख्या 7 लिखेंगे, इसी तरह से लाइंस खींचेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन किया गया कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में पूछा गया है, तो आप हेडिंग डालेंगे प्राथमिक उपचार और उसके बारे में लिखेंगे। यानी देखिए प्राथमिक उपचार क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये तो आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए कोई जल जाता है या कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है या ब्लड निकलने लगता है, तो डॉक्टर जब तक आता है या हम लोग डॉक्टर के पास जब तक जाते हैं उससे पहले कोई उपचार किया जाता है, ब्लड को रोकने का काम किया जाता है ना, कि किसी तरीके से ब्लड रुक जाए, तो ये जो उपचार होता है ये प्राथमिक उपचार होता है। तो इस तरह से आप अपने लफ्जों में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए उत्तर संख्या 8 इसी तरह से हो गया। अब यहाँ पे अयस्क के बारे में पूछा गया कि अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो अयस्क से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल ली और उसके बाद आपने अयस्क के बारे में लिख दिया, यानी जिन खनिजों से धातुएं सुविधा पूर्वक या आसानी से प्राप्ति की जा सकती है तथा कम खर्च में धातुएं प्राप्त हो जाती है उन्हें अयस्क कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अयस्क से आप क्या समझते हैं तो आप उतना ही लिखें जितना इनफ हो। और ये भी नहीं है कि आपको 25 वर्ड्स ही लिखने, आप पहले आंसर को लिखें उसके बाद काउंट करें कि देखिए हमारा 25 वर्ड्स हो गया है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो इसमें और लिखें। लेकिन कहते हैं जितना आप अच्छे से आंसर लिख देंगे, कहते नहीं है कि एकदम से ठोस आंसर, जब आपने ठोस आंसर लिख दिया है तो यहाँ पे लेंदी लिखने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे तो सिर्फ एक वाक्य आप लिखते हैं कि ये, तो वो आंसर हो जाता है, तो वहां पे लेंदी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर किसी का नाम पूछा या डेट पूछी तो आपने वो डेट लिख दी और आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए प्रश्न नंबर 9 हो जाता है, उसमें उत्तर संख्या 9 है। इसमें क्या पूछा गया है कि रुधिर कणिकाओं के प्रकार बताएं और उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कई चीजें पूछी गई हैं, अब यहाँ पे आपको सभी चीजें लिखनी है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, आपने सिर्फ प्रकार बता दिए और उनके नाम भी लिखना है। अब मान लीजिए आपने प्रकार तो बता दिए कि 3 प्रकार होते हैं और उसके बाद आपने उनके नाम नहीं लिखे और किसी एक रुधिर कणिका के बारे में भी लिखना है तो आपने नहीं लिखा, तो आपको कितने नंबर मिले, आपको आधा नंबर मिलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कई चीजें पूछी गई है ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिखना रहेगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए रुधिर कणिकाओं के प्रकार तो 3 प्रकार की होती है, इनके नाम पूछे गए तो लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये हो जाते हैं। और उसके बाद लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, तो कार्य भी लिखना है यहाँ पे। अभी आपने वर्क कितना किया है, सिर्फ आधे नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका है वो 1 नंबर का है, लेकिन कार्य आपने किया है आधे नंबर का। अब लाल रक्त कणिकाओं के कार्य, अब कार्य आपको लिखने हैं, यानी रक्त की लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बांध बनाकर उनका परिवहन करती। अब आपका आंसर कंप्लीट होता है, इसमें आपको 1 नंबर प्रोवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तर संख्या 10 हो जाती है। फिर से मैं बता रही हूँ कि आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे जिसके बारे में लिखना है। यहाँ पे समजात अंग के बारे में लिखना है, यानी समजात अंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले आपको समजात अंग लिखने हैं और यानी उसके बारे में लिखना है और उसके बाद उदाहरण देना है ना। तो यहाँ पे समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं रचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। तो इसके बारे में हमको लिखना था, तो हमने हेडिंग समजात अंग लिख ली। अब इन्होंने उदाहरण पूछा है तो आप जैसे करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पे उदाहरण भी डालकर लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल भी ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लेकिन इसी तरह से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर संख्या 11, तो इसी तरह से आपको इसको भी कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब आपके आ जाते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखने वाली चीज है उसको समझ ले।
तो अभी तक जो कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा था, यानी कि जो टीचर चेक कर रहे थे, वो आपको एक एक नंबर देते चले आए, ठीक है। अब यहाँ पे लघुत्तरीय जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 नंबर आपको प्रोवाइड होते हैं। अब अगर आप इस तरह से हेडिंग डाल देंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वो यहाँ पे समझ जाएंगे कि अब हमें 2 नंबर आपको देने हैं, क्योंकि कभी कभी भाई इतना सारा वर्क होता है, इतनी कॉपियां चेक करनी होती हैं, तो मनुष्य ही तो है, इंसान ही तो है, तो गलतियां भी हो जाती हैं। तो हम ऐसा मौका ही क्यों दें कि किसी से गलती हो। तो हम हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रश्न संख्या कौन सी है उसको डालेंगे। आप जैसे मतलब भूल गए यहाँ पे और आपने ये वाली हेडिंग डाल ली। देखिए हर चीज में बताती चल रही हूँ आप लोगों को कि जैसे पहले हमने जो लिखा था यहाँ पे देख ले आप कि उत्तर संख्या 11 और आवेश की मात्रा है ना, और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, उत्तर संख्या यहाँ पे नहीं लिखा। मान लीजिए आप भूल गए, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप भूल गए तो यहाँ पे बहुत जैसे ऐसे वैसे लिख दें तो राइटिंग खराब से लिख दें, या मतलब यहाँ पे एक में मिला के लिख दें तो वो सुंदर ना लगे देखने में। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपने लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा, यहाँ पे देखिए वो लाइन नहीं लिखी है उत्तर संख्या 12, तो कोई बात नहीं। अब आप भूल गए तो इसका मतलब कॉपी तो गंदी नहीं करेंगे ना, तो यहाँ पे आप 12 डाल लेंगे, तो मतलब 12वें नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है। अब आपने यहाँ पे हेडिंग डाली और इसके बारे में आपने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्या क्या चीजें पूछी गई थी उसको भी समझ लेते हैं। इसमें ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ बाल्या भट्टी के बारे में पूछा गया था कि इसको समझ लें कि और क्या इसमें पूछा गया, इसमें चित्र भी पूछा गया, तो चित्र को भी बनाना रहेगा। अगर चित्र आता है तो उसको आप जरूर से जरूर बनाएं, और जहां पे ऐसा लगे कि चित्र यहाँ पे बनेगा और उसमें लिखा नहीं है तब भी आप चित्र जरूर से जरूर बनाएं। लेकिन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है यानी बाल्या भट्टी का सचित्र वर्णन करे, तो वर्णन भी करना है, यानी इसके बारे में आपको बताना भी है, प्लस आपको उसका चित्र भी बनाना है। तो आप इसको देखिए यहाँ पे हेडिंग डालिए और उसके बाद आप इसमें लिख दीजिए इसके बारे में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये भट्टी इस्पात की चादरों से बनी होती है जिसके भीतरी भाग में अग्नि से ईंटों का अस्तर लगा होता है। भट्टी जल के जैकेट से घिरी रहती है। इसकी ऊंचाई 15 से 20 फुट होती है। भट्टी के ऊपरी भाग में अस्क डालने के लिए द्वार होता है तथा बेकार गैसों के निकलने के लिए ऊपरी कोनों में एक मार्ग भी होता है। तो इस तरह से आपने लिख दिया और उसके बाद आपने देखिए नामांकित चित्र बना दिया। इस तरह से यहाँ पे आपने देखिए व्यर्थ गैसें, भर्जित अयस्क, कोक प्लस सिलिका, पानी का जैकेट, गर्म धातु, ये इस तरह से। और आपने जो चित्र बनाया तो वहां पे ये किस चीज का चित्र है वहां पे आपने लिख दिया कि बाल्या भट्टी हमने ये चित्र बनाया है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती। अब आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब उत्तर संख्या 13 है। मान लीजिए कि देखिए मैं पहले भी ये चीज आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हर चीज सभी को नहीं आती है। 18 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें किसी को 15 आ रहे होंगे, किसी को 16 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी को भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। क्या छोड़ने नहीं है? अभी देखिए आप सोचेंगे कि मैडम तो कह रही है किसी को 15 आते हैं, किसी को 16 आते हैं, किसी को 17 क्वेश्चंस आते हैं और छोड़ना भी नहीं है। तो अगर किसी के बारे में कोई चीज आती है और जैसे क्वेश्चन आ गया आपके डार्विनवाद का सिद्धांत, इसके बारे में आपको लिखना है। अब इनके बारे में आपको पता है, ये नहीं कि आसमान पूछे तो जमीन के बारे में लिखो और जमीन पूछे तो पाताल के बारे में लिखो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको डार्विनवाद के बारे में लिखना है, जितनी भी आपके पास जानकारी है, ठीक है, तो आप वो लिख दीजिए क्योंकि उन्होंने पूछा तो डार्विनवाद के बारे में ही है। बिल्कुल सेम टू सेम आप वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में तो लिख पा रहे हैं कि इंग्लैंड के चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने जैव विकास के संबंध में बहुत कार्य किया है ना। और उन्होंने वर्ष 1959 ईस्वी में प्रकाशित किया क्या, तो उनकी जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इसको किया। और इन्होंने क्या किया, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव किया। और इन्होंने क्या किया, ये सब चीजें आप लिखते जाएंगे जितना आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो 2 से 3 लाइनें 4 लाइनें आप जरूर लिखें, क्योंकि ये भी नहीं है कि कोई इतना ऐसा भी नहीं होता है जिसको कुछ आए ना, क्योंकि वही चीज हो गई कि कोई ऐसा भी नहीं जिसको हर चीज आए, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है जिसको कुछ भी ना आए।
तो जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखें। और कोई भी क्वेश्चन, जैसे आपने पहले हेडिंग इसकी डाल ली, ठीक है, अब ये बिल्कुल आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए एक भी लाइन इसके बारे में समझ अभी नहीं आ रहा है कि मैं थोड़ा सा समझूंगी या समझूंगा तब मैं इसको कंप्लीट करूंगा, तो ये यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए जब बिल्कुल नहीं ना आए। और अगर थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता है तो आप 4 से 5 लाइनें लिख दें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा सोच समझ के इसको मैं लिख लूंगा, तो इसके चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़े, इसको यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। आप नेक्स्ट बढ़ जाएं। अब आप नेक्स्ट बढ़ गए, उत्तर संख्या आपने 14 डाली। अब इसमें क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के आपको लाभ भी बताने हैं और दोष भी बताने हैं। तो सबसे पहले लाभ पूछा गया है, तो आपको लाभ इस तरह से हेडिंग डाल लेनी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। उससे पहले आप उत्तर संख्या 14 डालेंगे और ये आप लाभ डाल देंगे और आप लाभ लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, तो आप उसके दोष भी लिख देंगे। तब आपका ये कंप्लीट हुआ। मान लीजिए आपको दोष आ रहे हैं और लाभ नहीं आ रहे हैं, या लाभ आ रहे हैं दोष नहीं आ रहे हैं, तो इस सूरत में आपको 1 नंबर प्रोवाइड होगा, क्योंकि आपसे 2 चीजें पूछी गई थी, आपने आंसर 1 का दिया, तो आपको 1 नंबर प्रोवाइड होगा। और जब आप दोनों अच्छे से कर लेंगे, लाभ और दोष, तो आपको दोनों नंबर यानी 2 नंबर प्रोवाइड होंगे, क्योंकि 2 नंबर का ही आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर संख्या 15 में खाद जाल के बारे में पूछा गया है। तो खाद जाल क्या होता है, पहले आप उसके बारे में लिखें और फिर आप चित्र से उसको समझाएं, क्योंकि आप देखिए चित्र से जितना अच्छा आप समझा पाएंगे तो उसमें आपको उतने अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। आप पेंसिल से चित्र बनाएं। ये चीज मैं भी आगे बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें ले जानी है, किस तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, खाद जाल आता है, तो आप उसके बारे में लिखें, फिर आप चित्र बनाएं, तब आपका कंप्लीट होता है। और उसके बाद आप चित्र बनाने के बाद थोड़ा सा उसके नीचे और भी लिखें कि आपने चित्र को कैसे बनाया है और आप चित्र जो बना है उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा सा, जैसे पौधे हो जाते हैं, तो पौधे क्या है, ये उत्पादक हो जाते हैं। पौधों को कौन खाता है, तो खरगोश भी खाता है, कीट भी खाते हैं और चूहे भी खाते हैं। ऐसा तो नहीं है एक चीज को एक ही लोग खाते हैं। तो यहाँ पे अब कीट को कौन खाता है, तो मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, तो बाज खाता है। अब पौधे को देखिए, खरगोश खाता है, खरगोश को बाज खाता है। और पौधे को चूहा खाता है, चूहे को कौन खाता है, तो बाज खाता है। तो इस तरह से 4 आपकी श्रेणी बन जाती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपका हो जाता है। आपको इस तरह से वर्क करना है, सचित्र वर्णन आप लोगों को करना है। फिर उसके बाद देखिए उत्तर संख्या 16। अब आप में इसमें जो चीजें पूछी गई हैं वो आप उसका आंसर दें। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन किया गया, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो चित्र आपका क्वेश्चन में दिया गया है, तो अब क्वेश्चन वाला चित्र तो आप नहीं उतारने लगेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन वाला चित्र जब उतारेंगे तो उसमें लगेगा टाइम, और इसमें क्वेश्चन उतारना नहीं है। आप उसी के अकॉर्डिंग, चित्र के अकॉर्डिंग आप इसका सॉल्यूशन कर दें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर संख्या 17, यहाँ पे भी समझ लें कि जब उत्तर संख्या 17 आई, यहाँ पे क्या पूछा, WBC और प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब WBC के बारे में पूछा गया, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी व्हाइट होता है ना, तो W मतलब व्हाइट, तो यही श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनके बारे में पूछा गया। और उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में भी पूछा गया, तो आप दोनों के बारे में समझा दें हेडिंग डाल के इसी तरह से। उसके बाद देखिए आपका उत्तर संख्या 18 है, अस्थिभंग। अब आपको अस्थिभंग नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि अस्थिभंग किसी को आता ना हो, अस्थिभंग के बारे में आप लोगों को पता ना हो, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए आपको अस्थिभंग ये आंसर नहीं आता है, और एक आंसर अभी बताया हमने कि एक आंसर आपको और नहीं आ रहा था, आपने छोड़ा है डार्विनवाद, उस पर भी आपको फोकस करना है। ये नहीं आप बहुत लेंदी लिखने बैठ गए, जो चीज पूछी गई वो भी लिख रहे हैं, जो चीज नहीं पूछी गई वो भी लिख रहे हैं, नंबर तो आपको उतने ही मिलेंगे। तो जितना इनफ हो, अगर चित्र पूछा जाए, वर्णन पूछा जाए, आपने चित्र लिख दिया, वर्णन लिख दिया, हो गया आपका। उसके बाद इसका भी ध्यान रखें कि अभी हमने 13 नंबर का क्वेश्चन छोड़ रखा है, उसके बारे में भी हमको लिखना है, क्योंकि हमको छोड़ के नहीं आना है। ये चीज तो ध्यान रखिएगा कि छोड़ के नहीं आना है। इस तरह से आपको क्या हो जाता है
कि जब आपको छोड़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को लिखना ही है, और जब लिखना है तो क्या करना है, तो उस पर ध्यान देना है, उसको ध्यान से आपको समझना है कि हमारा ये 30 नंबर का क्वेश्चन पहले छुटा हुआ है, अभी हमको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आपका 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद आपका 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। अब ये आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आपने पहले हेडिंग डाल दी, आपसे पूछा गया अस्थि भंग क्या है, तो अस्थि भंग क्या है तो इसके बारे में आपको लिखना है और इनके प्रकारों के बारे में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, अस्थि भंग इतना तो आप समझते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होती है, हड्डी टूट जाती है, चटक जाती है, उसमें थोड़ी सी दरार पड़ जाती है, ऐसे होता नहीं है कि थोड़ी सी टूटी है, ज्यादा टूटी है। तो इस तरह से आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं, और अगर आप लोगों को आ रहा है और थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप सोच समझ के लिखें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, लेकिन अस्थि भंग का मतलब आपको पता है कि हड्डी जब टूट जाती है तो उसको अस्थि भंग कहते हैं। अब इसमें सरल अस्थि भंग हो जाता है, विषम अस्थि भंग हो जाता है, बहुखंड अस्थि भंग हो जाता है, तो ये सब चीजें आपको लिखनी रहेंगी। लेकिन जब आपको आ नहीं रहा है तो जितना भी आपको आ रहा है आप उतना लिखें जरूर। अब एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि जैसे कोई आप आंसर लिख रहे हैं और कहीं पे आप कुछ लिखना भूल गए, जैसे यहाँ पे लिखना था जमा करके थक्का क्लोट बना देते हैं, अब यहाँ पे थक्का लिखना भूल गए, मान लीजिए हम ये थक्का लिखना भूल गए, तो हम हंस पद का यूज करेंगे। जब हंस पद लगाएंगे और उसके ऊपर थक्का लिख देंगे, जब थक्का लिख देंगे तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। और इसी तरह से जैसे कहीं पर आपने कोई वर्ड 2 बार लिख दिया, या आपने वो जो आप लिखना है तो वो गलत लिख गया किसी तरीके से, हो जाता है, क्योंकि इतना होता है, इतना प्रेशर होता है कि ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उस सूरत में आप लोगों को क्या करना है, तो करना ये है, मान लीजिए यहाँ पे 2 बार हमने कहते कहते लिख दिया, ठीक है ना, तो एक हमको कहते काटना है, तो हमने हल्की सी लाइन ऐसे खींची कि मतलब पता भी ना चले कि हमने काटा है, और कॉपी भी सुंदर लगे, राइटिंग भी सही लगे। ये नहीं है कि आपने उसको ऐसे ऐसे करके काट दिया जिसमें वो लगे कि हाँ आपने बहुत बुरे से इसको काटा है, तो हल्का सा ऐसे डैश लगाएंगे और ये आपका कट हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना कुछ और था, आपने लिख कुछ और दिया, वो वाली भी गलती हो जाती है, तो उस तरह भी आप उस सूरत में भी ऐसे ही कट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती हैं। मैं एक चीज आपको फिर से बता देती हूँ कि जो क्वेश्चंस नहीं आते, अभी देखिए आपने 13 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद आपने 18 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी रह गए, है ना। तो जो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपको इस पे भी वर्क करना है। तो इस अकॉर्डिंग आपको जैसे 1 घंटे का पेपर है तो 50 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 10 मिनट में आपको जो ये सारा आपका छुटा हुआ है इसको कंप्लीट करना है, इसको देखना है कि हमको किस तरह से इसको कवर करना है। फिर आपको जो भी आ रहा हो, क्योंकि आपने जो वर्क कर लिया है, इधर आपके 2 क्वेश्चंस हो जाते हैं लघुत्तरीय टाइप के, और उधर आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं बहुविकल्पीय टाइप के। इस तरह से आपके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 4 क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के बनते हैं, लेकिन आपने 19 नंबर के क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं। अब आप इसमें जो 6 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं इनको आप करेंगे। तो अगर उसमें आपको 6 नंबर नहीं मिलेंगे तब भी आपको 3 से 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस तरीके से कॉपी लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन पेन का यूज करना है और कैसे करना है। तो देखिए मैंने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैंने लिखा है डॉट पेन से, ये आप राइटिंग देख सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जेल पेन से देखिए लिखा है। तो आपको खुद फर्क नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये आपका जो हो जाता है उत्तर संख्या 8, ये हमने जेल पेन से लिखा है, और ये सारा हमने डॉट पेन से लिखा है। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये देखिए ये सारा हमने जेल पेन से लिखा है, और इसमें ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना, यानी काले और नीले पेन का ही यूज करना, और कोई पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके साथ में आपको पेंसिल, इरेजर और शार्पनर ये आपको साथ में ले जानी रहेंगी। देखिए आप देख सकते हैं ये हमने सारा जेल पेन से लिखा हुआ है, और जो चित्र बनाए हैं वो पेंसिल से बनाए हैं, ठीक है ना।
तो आपको पेंसिल से चित्र बनाने रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को देखिए कम से कम, जैसे वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है तो आप भी डॉट पेन से लिखें या जेल पेन से लिखें। आपको जिसमें आपकी राइटिंग जैसे सही आती हो उसमें आप लोग, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है डॉट पेन से लिखने की, कुछ लोगों की आदत होती है जेल पेन से लिखने की। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग वर्क करें, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप उसी से लिखें। बस आपका क्या होना चाहिए कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे राइटिंग पे, तो राइटिंग जरूरी नहीं है कि सभी की अच्छी ही हो, लेकिन साफ सुथरी तो लिख सकते हो। जैसे कहीं पे कटिंग नहीं किया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपने लिखना, जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे आपने जैसे लाल लिखा है, रक्त लिखा है, कणिकाएं लिखा है, तो क्या है यहाँ पे बीच बीच में थोड़ी सी जगह छूटी है। मान लीजिए राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देखने में सुंदर लग रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। हमने क्या किया है, कोई पेन का जैसे कि यहाँ पे कट गया है तो उसको हमने कई बार ऐसे ऐसे करके काट दिया है तो वो खराब नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से ये नहीं जरूरी कि सभी की राइटिंग अच्छी हो, लेकिन साफ सुथरा आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा और अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिससे कहते हैं, मैं फिर से वही कह रही हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो राइटिंग पहले कोई देखता है, जैसे आप ही हो और आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो क्या होगा, जब कोई बच्चा लिख के आता है तो जिसकी राइटिंग अच्छी होती है तो उसका क्या मन करता है कि कॉपी बिना पढ़े हुए ही चेक कर दें। यही तो होता है कि बड़ा अच्छा लिखा है भाई, बहुत साफ सुथरा लिखा है, मतलब बच्चा पढ़ने में अच्छा है। लेकिन कितना भी अच्छा लिखा हो, जब राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट किया जाता है कि इसकी राइटिंग तो अच्छी है नहीं, तो पढ़ के भी देख ले इसने लिखा भी सही है या नहीं लिखा है। तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने देखिए यहाँ पे ये चीज भी आप लोगों को बता दी है कि कौन सा पेन आपको यूज करना चाहिए और क्या क्या चीजें आप लोगों को साथ में ले जानी है, ठीक है ना। और फिर से मैं बता रही हूँ कि ये चीज आप लोग खास ख्याल रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। और साथ में क्या क्या चीजें ले जानी है, जैसे आपका स्केल हो जाता है, कम से कम इसमें देखिए 2 स्केच पेन हो जाते हैं, यानी काले स्केच पेन हो जाते हैं, और 2 आपके डॉट या जेल पेन काले हो जाते हैं, और 2 नीले पेन, इतना इनफ होता है। उसके साथ आप शार्पनर रख लें, इरेजर रख लें और स्केल, क्योंकि स्केल का भी बहुत काम लगता है, क्योंकि आपको चित्र भी बनाने होते हैं, लाइंस भी खींचनी रहती है, तो ये सब चीजें हो जाती हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे फिगर है, तो आपका जो फिगर है इस पे भी थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आपका ये फिगर है, इसको बनाना मस्ट हो जाता है। और जो साइंस होते हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, इसमें भी, सोशल साइंस में भी चित्र आ जाते हैं। तो ये सब आप लोग चित्र वाइज ही वर्क करिएगा। ऐसा नहीं कि इसमें चित्र पूछा नहीं गया है तो मैं क्यों बनाऊं। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि चित्र की आवश्यकता है तो आप चित्र जरूर बनाएं। और वैसे तो इसमें आ ही जाता है कि सचित्र वर्णन करें, ठीक है। और मैं देखिए हैंड राइटिंग पे भी बात कर चुकी हूँ कि हैंड राइटिंग अगर नहीं भी अच्छी है तो साफ सुथरी राइटिंग आप लोग लिखें। और क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, कॉपी सजा सजा के लिखनी है, प्लस सुंदर भी लिखना है। और प्लस आप लोगों को जैसे जो 1 घंटे का पेपर होता है उसमें 18 क्वेश्चंस होते हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं और फॉर्मेलिटीज भी करनी है। जैसे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हो जाती है, जैसे जितना भी आपका पूछा जाए, जितनी भी आपकी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, मान लीजिए कि कहाँ सेंटर गया है, आप किस कॉलेज के हैं, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी रहती हैं। तो जब फिल करनी रहती है तो इस फॉर्मेलिटीज में भी बहुत टाइम जाता है, प्लस आपको कॉपी सजाने में भी टाइम जाता है, प्लस आपको लिखने भी 18 क्वेश्चंस हैं। तो इस अकॉर्डिंग, और 1 घंटे का टाइम तो कम ही होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए 1 घंटा इनफ होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस करें। और अगर राइटिंग में थोड़ी सी भी जैसे गड़बड़ी है तो उसको भी, जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो जब नोट्स बनाते रहेंगे तो राइटिंग अपने आप से अच्छी हो जाएगी। और आप लोग चीजों को समझें, ठीक है ना, आप लोग चीजों को समझें और प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आप लोग उतने ही, कहते नहीं है कि
प्रैक्टिस करते करते ही इंसान सफल हो जाता है। क्योंकि कोई चीज आज जैसे आ रही है, आपने पहले दिन पढ़ा इतना नहीं आया, दूसरे दिन पढ़ा इतना नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन आपने वो चीज पढ़ी, आप लोगों की चीजें वो चीज समझ में आ रहा। कोई भी हो, आप हो, हम है, कोई भी है, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट होती है। तो मैं यही बताना चाहूंगी, फिर से ही बताना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से कॉपी लिखिएगा, सजा सजा के लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, लाइंस खींचिएगा। फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।